कल्पना कीजिए कि शेयर बाजार एक विशाल रंगमंच है जहां स्टॉक्स नाच पे हैं, आंकड़े बजते हैं और हर रोज लाखों लोग दर्शक बनकर पैसा हारते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस मंच के पीछे असली निर्देशक कौन है? जी हां, हर बड़ी मूवमेंट, हर गिरावट, हर उछाल, ये सब अचानक नहीं होता। इसके पीछे एक स्मार्ट मनी काम कर रही होती है जो बाजार को कंट्रोल करती है। तो सवाल है, क्या आप उस स्मार्ट मनी के साइड में ट्रेड करना चाहते हैं या उनके शिकार बनना चाहते हैं? इस पूरे वीडियो सीरीज में हम जानेंगे कैसे विकॉफ मेथड आपको स्मार्ट मनी की चालें समझने की ताकत देता है। और इस पहले चैप्टर में हम रखेंगे उस सोच और सिस्टम की नींव जिसने हजारों ट्रेडर्स की किस्मत बदल दी। अध्याय 1, ट्रेडिंग की दुनिया में पर्दे के पीछे की सच्चाई, विकॉफ मेथड का रहस्य। पॉइंट 1, बाजार कोई यादृच्छिक जगह नहीं, इसमें एक संरचना है और उसे पढ़ा जा सकता है। शुरुआत में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बाजार एक जुए की तरह है, कभी कुछ ऊपर कभी नीचे। लेकिन लेखक कहते हैं कि बाजार का हर मूवमेंट, हर गिरावट या तेजी एक रणनीति के तहत होती है और ये रणनीति बनाते हैं वो खिलाड़ी जिन्हें कॉम्पोजिट ऑपरेटर या स्मार्ट मनी कहा जाता है। यह कॉम्पोजिट ऑपरेटर वो बड़ा खिलाड़ी है जो लाखों करोड़ों का निवेश करता है और जिसका मकसद है सस्ते में खरीदना और महंगे में बेचना। लेकिन वो ऐसा सीधा सपाट तरीके से नहीं करता। वो बाजार में भ्रम फैलाता है, कभी नकली तेजी दिखाता है, कभी डर पैदा करता है। उसकी चालें दिखती नहीं, लेकिन अगर आपने विकॉफ के सिद्धांत समझ लिए तो आप उनकी पहचान कर सकते हैं। लेखक समझाते हैं कि प्राइस, वॉल्यूम और टाइम, ये तीनों मिलकर एक कहानी कहते हैं। अगर आपने वो कहानी पढ़ना सीख लिया तो आप सिर्फ स्टॉक्स नहीं खरीदते, आप उनके पीछे की मंशा पकड़ते हैं। पॉइंट 2, ट्रेडिंग का असली आधार, लॉजिक, अवलोकन और अनुशासन। ज्यादातर ट्रेडर्स भावना से ट्रेड करते हैं, डर, लालच और उम्मीद से। लेकिन विकॉफ मेथड आपको सिखाता है कि कैसे भावना नहीं, लॉजिक और ऑब्जर्वेशन से ट्रेड करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि सफल ट्रेडिंग की बुनियाद 3 चीजों पर है: मार्केट के ट्रेंड को समझना, उस ट्रेंड के साथ अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट सेट करना और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड को मैनेज करना, भले ही बाजार कुछ भी कहे। इस मेथड में आप चार्ट को ऐसे नहीं देखते जैसे ये ऊपर जाएगा या नीचे, बल्कि आप सवाल पूछते हैं, किसने खरीदा, किसने बेचा, क्या ये मूवमेंट असली है या धोखा। यह तरीका ना तो इंडिकेटर पर आधारित है, न ही किसी फॉर्मूला पर। यह आधारित है बाजार को पढ़ने की उस कला पर जो आपको कॉम्पोजिट ऑपरेटर की गतिविधियों को समझने देती है। पॉइंट 3, विकॉफ का ट्रेडिंग साइकिल, बाजार कैसे सांस लेता है। लेखक एक बेहद प्रभावशाली सिद्धांत साझा करते हैं, विकॉफ मार्केट साइकिल। ये साइकिल 4 चरणों में बटा होता है। 1, अक्यूमुलेशन, स्मार्ट मनी धीरे धीरे खरीद रही है। 2, मार्कअप, दाम ऊपर जाते हैं, लोग आकर्षित होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, स्मार्ट मनी धीरे धीरे बेच रही है। 4, मार्क डाउन, दाम गिरते हैं, डर फैलता है। यह साइकिल हर बड़े मूवमेंट का हिस्सा होता है और हर स्टॉक, चाहे वो निफ्टी का हो या पेनी स्टॉक, इसी प्रक्रिया से गुजरता है। इसका मतलब है, अगर आप ये पहचान सकते हैं कि अभी कौन सा चरण चल रहा है, तो आप गलत समय पर एंट्री करने से बच सकते हैं और सही समय पर मुनाफा कमा सकते हैं। लेखक कहते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता उस पर निर्भर करती है कि आप कब खरीदते हैं, कब बेचते हैं और उस समय बाजार की असली सच्चाई क्या है। अध्याय 2, प्राइस और वॉल्यूम की भाषा। चार्ट बोलेगा और आप समझेंगे। पॉइंट 1, वॉल्यूम, सिर्फ संख्या नहीं, स्मार्ट मनी की मौजूदगी का सबसे साफ सबूत। वॉल्यूम यानी किसी समय अवधि में खरीदे और बेचे गए शेयरों की संख्या। लेकिन लेखक इसे मात्र आंकड़ा नहीं मानते। उनके अनुसार वॉल्यूम ही वो जरिया है जिससे आप समझ सकते हैं कि स्मार्ट मनी बाजार में दाखिल हो रही है या बाहर निकल रही है। जब आप किसी कैंडल के साथ अचानक ज्यादा वॉल्यूम देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि वहां कोई बड़ा खिलाड़ी एक्टिव हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, उसने खरीदा या बेचा? यही जानने के लिए
वाइकॉफ वॉल्यूम एनालिसिस काम में आता है। उदाहरण के लिए, अगर प्राइस ऊपर गया और वॉल्यूम भी बहुत बढ़ा और अगली कैंडल में प्राइस गिर गया, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बड़े खिलाड़ी बेच रहे हैं। लेकिन अगर प्राइस एक रेंज में है और धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वो एक्यूमुलेशन का संकेत हो सकता है। वॉल्यूम अकेला चीज नहीं है, इसे प्राइस एक्शन के साथ जोड़कर देखना होता है। वॉल्यूम और प्राइस के तालमेल को समझना एक तरह से किसी अपराधी की गतिविधियों को पकड़ने जैसा है। उनके पैरों के निशान वॉल्यूम में दिखते हैं। पॉइंट 2, प्राइस, ऊपरी सतह से नीचे झांकना। अब बात करते हैं प्राइस की, यानी कीमतों की गतिविधि की। ज्यादातर ट्रेडर्स सिर्फ यह देखते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे, लेकिन वाइकॉफ सोचता है क्यों। लेखक प्राइस को केवल एक रिफ्लेक्शन मानते हैं उस लड़ाई का जो बायर्स और सेलर्स के बीच हो रही है। उदाहरण, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम कम है, तो ये मूव कमजोर है। अगर प्राइस एक रेंज में कई दिनों तक टिक रहा है और अचानक ब्रेकआउट करता है, तो इसका मतलब हो सकता है कि एक्यूमुलेशन पूरा हो चुका है। इस अध्याय में लेखक हमें प्राइस स्प्रेड और वॉल्यूम स्पाइक जैसे कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। प्राइस स्प्रेड इक्वल्स कैंडल का हाई और लो का फर्क। वॉल्यूम स्पाइक, जब वॉल्यूम अचानक अपने औसत से बहुत ज्यादा हो जाए। अगर एक लंबी कैंडल बनती है लेकिन उस पर वॉल्यूम कम है, तो इसका मतलब है कि मूवमेंट असली नहीं है। पर अगर कैंडल लंबी है और वॉल्यूम ज्यादा, तो आप समझ सकते हैं कि पीछे कोई बड़ा खिलाड़ी है जो वाकई में उस दिशा में खेल रहा है। पॉइंट 3, चार्ट पढ़ना इक्वल्स मानसिकता को पढ़ना। इस बिंदु पर लेखक हमें एक बहुत ही दिलचस्प विचार से जोड़ते हैं। प्राइस और वॉल्यूम केवल चार्ट पर नहीं होते, वो इंसानी भावना का प्रतिबिंब होते हैं। जब बाजार गिरता है और वॉल्यूम बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि डर फैल गया है, लोग पैनिक में बेच रहे हैं। जब बाजार चढ़ता है और वॉल्यूम घटता है, तो इसका मतलब है कि अब बायर्स थक चुके हैं, आगे गिरावट आ सकती है। इसलिए प्राइस और वॉल्यूम को देखकर आप यह जान सकते हैं कि बाजार में अभी भावना कौन सी हावी है, डर, लालच, विश्वास, भ्रम। चार्ट एक कहानी है और प्राइस तथा वॉल्यूम उसके किरदार। अगर आपने यह पढ़ना सीख लिया, तो आप किसी भी समय बाजार में चल रही वास्तविक कहानी को जान सकते हैं। लेखक कहते हैं, जब ट्रेडर प्राइस और वॉल्यूम को इंसानों की भावना की तरह देखता है, तभी वो असली ट्रेंड समझ सकता है। अध्याय 3, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, स्मार्ट मनी की रणनीति को चार्ट पर पहचाने। पॉइंट 1, एक्यूमुलेशन फेज, जब स्मार्ट मनी धीरे धीरे खरीदारी करती है और आम आदमी बेच देता है। एक्यूमुलेशन एक ऐसा चरण होता है जब कोई स्टॉक या पूरा बाजार गिरावट से बाहर आ रहा होता है, लेकिन किसी को खबर नहीं होती। चार्ट पर वो बोरिंग रेंज में चलता है, ना ज्यादा ऊपर ना नीचे। आम आदमी ऊब कर बेच देता है, लेकिन स्मार्ट मनी बस यही खरीदारी करती है। लेखक एक्यूमुलेशन के 5 चरण बताते हैं। 1, प्रिलिमिनरी सपोर्ट PS, पहली बार बिकवाली रुकती है। 2, सेलिंग क्लाइमैक्स SC, भारी गिरावट के बाद अचानक जोरदार वॉल्यूम पर सपोर्ट बनता है। 3, ऑटोमेटिक रैली AR, पहली बार प्राइस ऊपर उछलता है। 4, सेकेंडरी टेस्ट ST, प्राइस दोबारा नीचे आता है, यह जांचने की सपोर्ट बना हुआ है या नहीं। 5, स्प्रिंग या शेकआउट, एक नकली ब्रेकडाउन होता है ताकि कमजोर हाथों को बाहर किया जा सके। इस पूरे चरण में वॉल्यूम एकदम बदलता नहीं, बल्कि यह सोच समझकर फैलाया जाता है। अगर आपने इस रेंज में ये 5 संकेत देख लिए, तो आप समझ सकते हैं कि स्मार्ट मनी स्टॉक इकट्ठा कर रही है। यह वही समय है जब आपको भी धीरे धीरे पोजीशन बनानी होती है, धैर्य के साथ, बिना भीड़ के। पॉइंट 2, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जब स्मार्ट मनी ऊंचाई पर बेचती है और आम आदमी खरीद रहा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ठीक उल्टा होता है। जब प्राइस काफी ऊपर पहुंच चुका होता है, तो आम आदमी इसे ब्रेकआउट समझकर खरीदने लगता है, लेकिन वो ब्रेकआउट असली नहीं होता, वो एक चारा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन के संकेत। 1, बाइंग क्लाइमैक्स BC, बहुत तेज रैली के बाद भारी वॉल्यूम पर स्टॉक रुकता है। 2, ऑटोमेटिक रिएक्शन AR, पहली बार प्राइस में गिरावट दिखती है। 3, सेकेंडरी टेस्ट ST, फिर से ऊपर जाता है लेकिन वॉल्यूम कम होता है। 4, अपथ्रस्ट, एक नकली ब्रेकआउट होता है ताकि आखिरी बचे हुए बायर्स को फंसाया जा सके। 5, साइन ऑफ वीकनेस SOW, रेंज के नीचे गिरता है वॉल्यूम के साथ। डिस्ट्रीब्यूशन में आम आदमी सोचता है
कि बाजार तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन असल में स्मार्ट मनी एग्जिट कर रही होती है। यही वो समय है जब प्राइस अपने पीक पर होता है, लेकिन कमजोर हो चुका होता है। लेखक कहते हैं, जब हर कोई एक स्टॉक की बात कर रहा हो तो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुका होता है। पॉइंट 3, अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की पहचान क्यों बदल सकती है आपके ट्रेडिंग का गेम। अब जरा सोचिए, अगर आप इस ज्ञान से लैस हैं तो आप क्या कर सकते हैं। जब बाकी सब पैनिक में बेच रहे हों तो आप खरीद रहे होंगे, अक्यूमुलेशन। जब बाकी सब ग्रीड में खरीद रहे हों तो आप बेच चुके होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। यही वो मानसिक स्थिति है जो एक सामान्य ट्रेडर को प्रोफेशनल बनाती है। अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को पहचानना सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं है, यह एक मानसिक बदलाव है। यह आपको भावना से नहीं, योजना से ट्रेड करना सिखाता है। लेखक इसे कैंपेनिंग कहते हैं, यानी एक पूरा ट्रेडिंग प्लान बनाना जो उस स्टॉक के पूरे साइकिल पर आधारित हो। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर बार परफेक्ट एंट्री लेंगे, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि आप बेवजह स्टॉप लॉस नहीं मारेंगे और हर बड़ी मूवमेंट को समझ कर चलेंगे। अध्याय 4, वाइकॉफ स्कीमेटिक, जब चार्ट नक्शा बन जाता है स्मार्ट मनी की चालों का। पॉइंट 1, एक्यूमुलेशन स्कीमेटिक, एक क्षण से पहले की शांति लेकिन संकेतों से भरा हुआ। एक्यूमुलेशन स्कीमेटिक यानी वह पूरा चार्ट पैटर्न जिसमें स्मार्ट मनी धीरे धीरे स्टॉक को इकट्ठा कर रही होती है। लेखक इस स्कीमेटिक को फेज ए से लेकर फेज ई तक बांटते हैं। फेज ए, मार्केट गिरावट में था लेकिन अब सेलिंग रुकने लगी है। यहां सेलिंग क्लाइमैक्स एससी और ऑटोमेटिक रैली एआर जैसे संकेत मिलते हैं। फेज बी, एक रेंज में प्राइस अटक गया है। यहां स्मार्ट मनी धीरे धीरे स्टॉक इकट्ठा करती है। कई बार वॉलेटिलिटी होती है लेकिन ट्रेंड नहीं बनता। फेज सी, यहां आता है सबसे रहस्यमयी स्टेज, स्प्रिंग। यह एक नकली ब्रेकडाउन होता है जिससे कमजोर हाथों को बाहर निकाल दिया जाता है। फेज डी, अब डिमांड हावी होती है, प्राइस ऊपर उठता है और वॉल्यूम भी सपोर्ट करता है। फेज ई, ब्रेकआउट होता है और रैली शुरू हो जाती है। अब जरा सोचिए, अगर आपको यह स्ट्रक्चर पता है तो आप कब एंट्री लेंगे। फेज सी में स्प्रिंग के बाद कंफर्मिंग कैंडल आती है, वही होती है आपकी लो रिस्क एंट्री। और फेज डी में स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन साइज बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए यह स्कीमेटिक सिर्फ थ्योरी नहीं, एक व्यावहारिक टूल है। पॉइंट 2, डिस्ट्रीब्यूशन स्कीमेटिक, शोर बहुत होता है लेकिन अंदर से सब खाली। डिस्ट्रीब्यूशन स्कीमेटिक बिल्कुल एक्यूमुलेशन का उल्टा है, लेकिन इसका भ्रम यही होता है कि यह बहुत बुलिश दिखता है। लेखक इसे भी फेज ए से ई में बांटते हैं। फेज ए, अप ट्रेंड का अंत, बाइंग क्लाइमैक्स बीसी और ऑटोमेटिक रिएक्शन एआर दिखाई देता है। फेज बी, प्राइस ऊपर नीचे होता है लेकिन धीरे धीरे वॉल्यूम कमजोर पड़ता है। फेज सी, अप थ्रस्ट, एक नकली ब्रेकआउट होता है जिससे हर कोई सोचता है कि अब रैली शुरू होगी। फेज डी, प्राइस रेंज के निचले हिस्से में जाने लगता है, यह है साइन ऑफ वीकनेस, SOW। फेज ई, ब्रेकडाउन और प्राइस लगातार गिरने लगता है। अगर आप इस स्कीमेटिक को पहचान लेते हैं तो फेज सी के बाद शॉर्ट करने का शानदार मौका मिलता है और फेज डी में पोजीशन को मजबूत किया जा सकता है। यहां लेखक एक बहुत ही दमदार बात कहते हैं, चार्ट्स झूठ नहीं बोलते लेकिन उन्हें पढ़ने की समझ होनी चाहिए। डेफिनेटली। पॉइंट 3, स्कीमेटिक को व्यवहार में लाना, उदाहरणों और अभ्यास के जरिए। अब सवाल है, क्या ये स्कीमेटिक्स हर स्टॉक पर लगते हैं? नहीं, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स और इंडेक्स इन्हीं पैटर्न्स में चल रहे होते हैं। बस आपको टाइम फ्रेम और सिग्नल्स को समझना होता है। लेखक इस अध्याय में रियल चार्ट्स के उदाहरण देते हैं। एक PSU बैंक का स्टॉक जिसने कई महीनों तक एक्यूमुलेशन में समय बिताया और फिर मल्टी बैगर बना। एक फेमस IT स्टॉक जो डिस्ट्रीब्यूशन स्कीमेटिक में फंसा और लोगों ने ब्रेकआउट में खरीदकर भारी नुकसान किया। इससे सीख मिलती है, हर बार ट्रेंड के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सच्ची समझ एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को पकड़ने में है। एंट्री तभी करें जब स्ट्रक्चर पूरा हो चुका हो और वॉल्यूम प्लस प्राइस एक साथ दिशा दिखा रहे हो। इस स्कीमेटिक को बार बार चार्ट पर देखकर आप अपनी नजर तेज कर सकते हैं और तब चार्ट आपके लिए बोलेगा, चीखेगा, गाएगा।
अध्याय 5 प्राइस एक्शन की चालें। जब बाजार चुपचाप आपको दिशा बताता है। पॉइंट 1 सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ लाइनें नहीं, स्मार्ट मनी की बाउंड्री होती हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चार्ट पर खींची गई दो लकीरों की तरह देखते हैं, लेकिन लेखक इन लाइनों को बाजार में चल रही असली जंग की फ्रंट लाइन की तरह मानते हैं। सपोर्ट वह जगह होती है जहां डिमांड छुपी होती है, और रेजिस्टेंस वह जगह जहां सप्लाई छुपी होती है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये लाइनें हमेशा काम करती है? उत्तर है नहीं, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस तभी काम करते हैं जब उन्हें प्राइस एक्शन के साथ देखा जाए। उदाहरण के लिए, अगर किसी सपोर्ट लेवल पर बार बार प्राइस टेस्ट करता है लेकिन वॉल्यूम घटता जा रहा है, तो सपोर्ट कमजोर हो रहा है, ब्रेक के लिए तैयार है। अगर रेजिस्टेंस पर लगातार हाई बन रहे हैं लेकिन हर बार वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यह ब्रेकआउट नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। लेखक हमें सिखाते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जुर्म की जगह की तरह देखो। जहां हर बार प्राइस आता है वहां कुछ होता है। अब आपको देखना है वो कुछ क्या है। पॉइंट 2 टेस्ट और फेलियर, एंट्री लेने या बचने का निर्णायक संकेत। अब बात करते हैं वाइकॉफ मेथड की, सबसे मजबूत प्राइस एक्शन तकनीक की। टेस्ट और उसका परिणाम। मान लीजिए आपने अक्यूमुलेशन स्कीमेटिक में स्प्रिंग देखा है। अब अगला सवाल है, क्या स्प्रिंग असली है या नकली? ये पता चलता है टेस्ट से। टेस्ट वो छोटी सी वापसी होती है जहां प्राइस फिर से उसी रेंज में जाता है जहां पहले स्प्रिंग हुआ था, लेकिन इस बार वॉल्यूम कम होता है। अगर वॉल्यूम कम है तो मतलब है सप्लाई खत्म हो चुकी है, डिमांड बची है, यानी अब प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन अगर उस टेस्ट पर वॉल्यूम बढ़ गया तो इसका मतलब है सप्लाई अभी भी है और स्प्रिंग फेल हो सकता है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन में अप थ्रस्ट के बाद एक टेस्ट आता है। अगर वहां डिमांड नहीं है तो प्राइस गिरने वाला है। लेखक यहां एक सुनहरा नियम देते हैं, एंट्री लो जब टेस्ट सफल हो, न कि जब ब्रेकआउट दिखाई दे। यानी सही एंट्री वो नहीं होती जो सबसे एक्साइटिंग दिखती है, बल्कि वो होती है जो सबसे ज्यादा कंफर्म्ड होती है। पॉइंट 3 बार बाय बार एनालिसिस। जब हर कैंडल कहानी कहती है, लेखक इस अध्याय में हमें बार बाय बार एनालिसिस नामक एक गहरा लेकिन सरल विचार सिखाते हैं। मतलब, आप हर कैंडल को अलग से मत देखो, बल्कि ये समझो कि एक एक बार कैंडल क्या संकेत दे रही है। क्या रेंज बड़ी है या छोटी? क्या क्लोज हाई पर है या लो पर? क्या वॉल्यूम उस रेंज को सपोर्ट करता है या विरोध? उदाहरण, अगर एक लंबी बुलिश कैंडल बनती है लेकिन वॉल्यूम कम है, तो इसका मतलब बायर्स थके हुए हैं, असली डिमांड नहीं है। अगर एक छोटी बेरिश कैंडल बनती है लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि बायर्स अब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, गिरावट रुकेगी। इस तरह हर कैंडल को सोचकर पढ़ना आपको एक डिटेक्टिव की तरह बनाता है, और यही प्राइस एक्शन की असली ताकत है। लेखक कहते हैं, हर बार चार्ट चिल्लाकर बोलता है, लेकिन सुन वही सकता है जिसने सुनना सीखा हो। अध्याय 6 वाइकॉफ लॉजिक से ट्रेडिंग प्लान बनाना, एक नियमबद्ध और सिस्टमैटिक अप्रोच। पॉइंट 1 ट्रेडिंग प्लान की नींव। अगर ये हो तो मैं ये करूंगा वाला सोच ज्यादातर लोग चार्ट देखकर सोचते हैं, लगता है ये ऊपर जाएगा। लेकिन वाइकॉफ सोचता है, अगर ये पैटर्न बनता है और वॉल्यूम इस तरह से आता है तभी मैं कुछ करूंगा। लेखक कहते हैं कि हर प्रोफेशनल ट्रेडर के पास एक क्लियर ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए जिसमें इन 4 सवालों का जवाब पहले से तय हो। 1 मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? अक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्कडाउन में से कौन सा चरण है? 2 कौन सा इवेंट घट रहा है? स्प्रिंग, अप थ्रस्ट, टेस्ट या सॉ? 3 कॉन्फर्मेशन क्या है? प्राइस प्लस वॉल्यूम का व्यवहार। 4 एक्शन क्या होगा? एंट्री, नो ट्रेड, एग्जिट। उदाहरण के लिए, एक ट्रेडिंग प्लान यूं दिख सकता है, अगर स्प्रिंग आता है और अगली कैंडल हायर क्लोज के साथ कम वॉल्यूम पर आती है, सक्सेसफुल टेस्ट, तो मैं पोजीशन में 50% एंट्री करूंगा। एसएल होगा स्प्रिंग के लो से 1% नीचे, और टारगेट होगा रीसेंट रेजिस्टेंस। यही इफ देन प्लानिंग एक फोकस्ड, शांत और प्रोफेशनल ट्रेडिंग की बुनियाद है। पॉइंट 2 पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म टिकने की कुंजी ट्रेडिंग प्लान केवल एंट्री और एग्जिट नहीं होता, उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है रिस्क का हिसाब रखना। लेखक बताते हैं कि सबसे बढ़िया एनालिसिस भी बेकार हो सकता है
अगर आप अपना कैपिटल सही से मैनेज नहीं करते। इसलिए वाइकॉफ मेथड में पोजीशन साइजिंग की एक बेहद तार्किक प्रक्रिया होती है। पहले तय करें कि एक ट्रेड में आप कुल कितने पैसे का रिस्क लेना चाहते हैं। मान लीजिए 1% कैपिटल। फिर देखें एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच कितना फासला है, उदाहरण 10 रुपए। उसके हिसाब से तय करें कितने शेयर्स खरीदने हैं। मान लीजिए आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है और आप एक ट्रेड में 1000 रुपए का रिस्क लेना चाहते हैं। अगर एंट्री 100 रुपए है और एसएल 90 रुपए यानी 10 रुपए का रिस्क है, तो आप सिर्फ 100 शेयर्स ले सकते हैं। यहाँ लेखक कहते हैं प्रो ट्रेडर की पहली प्राथमिकता होती है कैपिटल की रक्षा, मुनाफा बाद में आता है। पॉइंट 3, एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन। जब बाजार लाइव हो तो भावनाएं शांत और नियम जिंदा रहने चाहिए। अब सवाल आता है, जब बाजार लाइव होता है तब कैसे शांत रहे? लेखक का जवाब सीधा है, रूल बेस्ड डिसीजन लीजिए, रिएक्शन बेस्ड नहीं। इसके लिए वाइकॉफ प्लान में 3 चीजें होती है। 1, ट्रेड जर्नल। हर ट्रेड को रिकॉर्ड कीजिए। आपने क्यों लिया, कब लिया और क्या नतीजा हुआ। 2, रिव्यू सेशंस। हर हफ्ते अपने ट्रेड्स को फिर से देखिए, कहाँ चूके और कहाँ सही थे। 3, एक नो ट्रेड जोन, यानी जब मार्केट क्लियर नहीं हो तब सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, इन्वॉल्व मत होइए। एग्जीक्यूशन का मतलब है आप अपने नियमों के प्रति ईमानदार रहें, न कि मार्केट के हर उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया दें। लेखक कहते हैं जब आप बाजार में लाइव होते हैं तब आपकी प्लानिंग आपके लिए सोचती है, ताकि आप भावना में बहकर गलत निर्णय न लें। अध्याय 7, कंपोजिट ऑपरेटर की सोच। जब आप बाजार के अंदर बैठकर बाजार को देखते हैं, इस चैप्टर में लेखक हमें सिखाते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको आम आदमी की तरह नहीं, बल्कि एक बड़े खिलाड़ी यानी कंपोजिट ऑपरेटर की मानसिकता अपनानी होगी। क्योंकि जब तक आप खुद को भीड़ का हिस्सा समझते रहेंगे, आप भीड़ की तरह ही हारते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने बाजार को उस व्यक्ति की तरह देखना शुरू किया जो उसे नियंत्रित कर रहा है, उसी दिन से गेम बदल जाता है। द पॉइंट 1, कंपोजिट ऑपरेटर कौन है और वह बाजार में कैसे खेलता है। कंपोजिट ऑपरेटर एक वास्तविक व्यक्ति नहीं है, यह एक प्रतीक है उन सभी बड़े खिलाड़ियों का जो मिलकर बाजार को संचालित करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईज, एचएनआईज, संस्थागत निवेशक और एल्गोरिदमिक ट्रेडर्स। लेखक के अनुसार जब भी कोई स्टॉक एक बड़ी चाल चलता है तो उसके पीछे सीईओ की सोच होती है। वह स्टॉक को ऐसे चलाता है जैसे एक व्यापारी किसी प्रोडक्ट को चलाता है, खरीदता है, स्टोर करता है, प्रचार करता है और फिर कम पर बेच देता है। सीईओ का मकसद है सस्ते दाम पर धीरे धीरे स्टॉक इकट्ठा करना, एक्यूमुलेशन, फिर खबरों, चार्ट पैटर्न और उत्साह से लोगों को आकर्षित करना, मार्कअप, ऊंचे दाम पर स्टॉक को धीरे धीरे बेचना, डिस्ट्रीब्यूशन और अंत में उस स्टॉक को गिरा देना जब तक रिटेल इन्वेस्टर्स डर कर बेच न दे, मार्कडाउन। अगर आप सीईओ की आंखों से चार्ट को देखें तो आपको सिर्फ रंगीन कैंडल्स नहीं, एक पूरी रणनीति दिखाई देने लगेगी। पॉइंट 2, सीईओ की रणनीति, भ्रम, धैर्य और मनोविज्ञान। कंपोजिट ऑपरेटर का सबसे बड़ा हथियार है भ्रम पैदा करना। सीईओ कभी सीधे बाय या सेल नहीं करता, वह बाजार में भ्रम पैदा करता है ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स गलत दिशा में जाएं। उदाहरण, एक्यूमुलेशन के समय स्टॉक उबाऊ होता है, लोग उसे छोड़ देते हैं। मार्कअप शुरू होते ही प्रचार और खबरें आती हैं, सब खरीदना शुरू कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में स्टॉक बार बार छोटे ब्रेकआउट करता है ताकि फोमो बढ़े। मार्कडाउन में डर फैलाया जाता है, XYZ स्टॉक में गिरावट की आशंका, जिससे लोग पैनिक में बेचे। लेखक कहते हैं सीईओ हमेशा टाइम और पेशेंस का इस्तेमाल करता है। वह एक पोजीशन कई महीनों तक बना सकता है, जबकि रिटेल ट्रेडर हर दिन एग्जिट और एंट्री ढूंढता है। इसलिए सफल ट्रेडर वही होता है जो सीईओ की मानसिकता को समझे और उसके साथ चले, उसके खिलाफ नहीं। पॉइंट 3, सीईओ की तरह सोचने के अभ्यास। जब आप भी स्मार्ट मनी बन जाते हैं, लेखक हमें सिखाते हैं कि सीईओ की तरह सोचने के लिए आपको 3 स्टेप्स अपनाने होंगे। 1, चार्ट को अपने कैंपेन के नजरिए से देखिए, सोचिए अगर आप बड़े पैसे वाला इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते तो इस स्टॉक को कैसे खरीदते, कैसे बेचते। 2, मार्केट को भावना से नहीं
मनोविज्ञान से समझिए रिटेल क्या सोच रहा है, भीड़ अभी डर में है या लालच में। 3. वॉल्यूम, प्राइस और समय को जोड़कर स्ट्रक्चर की पहचान कीजिए। क्या अभी एक्यूमुलेशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन? क्या यह रैली सीओ का बनाया हुआ है? सीओ की तरह सोचने का मतलब है मार्केट को बाहर से मत देखिए, अंदर घुसिए और सोचिए कि अगर आप ही इसका निर्देशक होते तो आप इसे कैसे चलाते। लेखक कहते हैं सफल ट्रेडिंग तब शुरू होती है जब आप ट्रेंड का पीछा करना छोड़ देते हैं और उस ट्रेंड के निर्माता की सोचने की शैली अपनाते हैं। अध्याय 8, एंट्री और एग्जिट के सेटअप्स, प्रोफेशनल प्लान के साथ बाजार में उतरना। पॉइंट 1, स्प्रिंग एंट्री, सबसे सुरक्षित एंट्री जब डर सबको बाहर निकाल देता है। स्प्रिंग वाइकॉफ मेथड की सबसे ताकतवर लॉन्ग एंट्री सेटअप्स में से एक है। यह तब आता है जब स्टॉक अपने सपोर्ट जोन को नीचे से तोड़ता है लेकिन तुरंत ही वापस उसी रेंज में घुस आता है और एक मजबूत बाइंग कैंडल बनती है। यह गिरावट एक धोखा होती है जिसे लेखक शेकआउट कहते हैं। इसका उद्देश्य होता है स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाना, कमजोर हाथों को डराकर बाहर निकालना, स्मार्ट मनी को खरीदारी का मौका देना। स्प्रिंग एंट्री के लिए सेटअप इस प्रकार है। स्टेप 1, पहले चार्ट पर एक साफ अक्यूमुलेशन रेंज पहचानिए। स्टेप 2, देखिए कि क्या सेलिंग क्लाइमैक्स एससी और ऑटोमेटिक रैली एआर हो चुकी है। स्टेप 3, फिर अचानक प्राइस रेंज के नीचे ब्रेक करता है लेकिन वॉल्यूम ज्यादा नहीं होता। स्टेप 4, अगली कैंडल तेजी से ऊपर आती है और रेंज के अंदर क्लोज होती है। यही होती है आपकी एंट्री। स्टॉप लॉस, स्प्रिंग के लो से थोड़ा नीचे, टारगेट, पिछले रेजिस्टेंस और फिर मार्कअप फेज की चाल। ये लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड सेटअप है क्योंकि यहां रिस्क छोटा होता है और रिवॉर्ड लंबा चलता है। पॉइंट 2, अपथ्रस्ट एंट्री, सबसे भरोसेमंद शॉर्ट सेटअप जब लालच चरम पर होता है। अपथ्रस्ट ठीक स्प्रिंग का उल्टा होता है। यह डिस्ट्रीब्यूशन के फेज में होता है जब बाजार अचानक ऊपर जाता है लेकिन उस ब्रेकआउट को सस्टेनेंस नहीं मिलती। जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर्स फोमो में खरीदारी करते हैं, प्राइस वापस रेंज में घुस आता है और यही होता है सीओ का गेम प्लान। अपथ्रस्ट एंट्री के लिए सेटअप। स्टेप 1, डिस्ट्रीब्यूशन रेंज को पहचानिए। बीसी, एआर, एसटी पहले से बन चुके हो। स्टेप 2, प्राइस रेंज के ऊपर ब्रेक करता है लेकिन वॉल्यूम में स्पाइक नहीं होता। स्टेप 3, अगली कैंडल वापस रेंज के नीचे क्लोज होती है। यही आपकी शॉर्ट एंट्री है। स्टॉप लॉस, अपथ्रस्ट के हाई के ऊपर, टारगेट, रेंज का लो और फिर मार्कअप का फायदा। यह ट्रेड सबसे ज्यादा तब काम करता है जब रिटेल न्यूज में बुलिश है और सब खरीदने में लगे हैं, यानी भीड़ उल्टी दिशा में खड़ी होती है। पॉइंट 3, साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस पर री एंट्री, जब आप मार्केट के साथ सवारी में होते हैं। अगर आपने स्प्रिंग या अपथ्रस्ट मिस कर दिया हो तो मायूस मत होइए। लेखक हमें सिखाते हैं कि री एंट्री का शानदार मौका तब आता है जब प्राइस अक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन रेंज को तोड़ता है। अक्यूमुलेशन के बाद साइन ऑफ स्ट्रेंथ एसओएस, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद साइन ऑफ वीकनेस एसओडब्ल्यू। इस एंट्री में कन्फर्मेशन सबसे अधिक होता है क्योंकि तब मार्केट ने अपनी दिशा स्पष्ट कर दी होती है। री एंट्री के लिए सेटअप। एसओएस के बाद अगर प्राइस पुल बैक करता है और फिर से हायर लो बनाता है, वहां पर लॉन्ग एंट्री लीजिए। एसओडब्ल्यू के बाद अगर प्राइस रीटेस्ट करता है और लोअर हाई बनाता है, वहां पर शॉर्ट एंट्री लीजिए। यहां एंट्री थोड़ी महंगी हो सकती है लेकिन कंफर्मेशन ज्यादा होता है, इसलिए इसे मोमेंटम ट्रेड कहते हैं। स्टॉप लॉस, स्ट्रक्चर के पिछली लो हाई के पीछे, टारगेट, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। अध्याय 9, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग मनोविज्ञान, जब नियंत्रण बाहर नहीं भीतर चाहिए। पॉइंट 1, रिस्क मैनेजमेंट, पूंजी की सुरक्षा ही असली सफलता की पहली शर्त है। लेखक कहते हैं सफल ट्रेडर वह नहीं जो सबसे ज्यादा कमाता है बल्कि वह जो सबसे कम खोता है। वाइकॉफ मेथड एक कैंपेनिंग अप्रोच है, यानी लंबी अवधि की रणनीति, और इसमें रिस्क का कंट्रोल बेहद जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट के 3 मूल सिद्धांत। 1% रूल, हर ट्रेड में कैपिटल का केवल 1% रिस्क में हो। यदि आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है तो हर ट्रेड में अधिकतम 1000 रुपए का रिस्क उठाइए। पोजीशन साइजिंग, एसएल के आधार पर ही पोजीशन साइज तय करें।
एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच का अंतर जितना बड़ा, पोजीशन उतनी छोटी। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1:2 होना चाहिए। यानी अगर आप 1,000 रुपए ले रहे हैं तो टारगेट 2,000 रुपए का रखें, ताकि लॉन्ग टर्म में फायदे में रहे। स्मार्ट ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि आप हर बार जीतें, बल्कि ये है कि आप जब हारे तो थोड़ा हारे और जब जीते तो बड़ा जीते। पॉइंट 2, ट्रेडिंग मनोविज्ञान, डर, लालच और बेचैनी को नियंत्रण में रखना। मार्केट में असली लड़ाई कैंडल से नहीं, अपने भीतर के डर और लालच से होती है। वाइकॉफ मेथड इस बात को मानता है कि एक ट्रेंड के मुकाबले मन की स्थिरता ज्यादा अहम है। सबसे आम मानसिक बाधाएं: ओवरगेटिंग, हर मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश; रिवेंज ट्रेडिंग, नुकसान के बाद जल्दबाजी में और बड़ा ट्रेड लेना; फोमो, ब्रेकआउट मिस ना हो जाए इस डर में बिना पुष्टि के ट्रेड लेना; पैरालिसिस बाय एनालिसिस, बहुत ज्यादा सोचकर कोई एक्शन न लेना। लेखक सिखाते हैं, हर ट्रेड से पहले एक इमोशनल चेक कीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं लॉजिक से सोच रहा हूं या भावना से? क्या एंट्री मेरे नियमों पर आधारित है या भीड़ की राय पर? क्या मैंने प्लान के अनुसार स्टॉप लॉस और टारगेट सेट किया है? सिर्फ चार्ट पर नियंत्रण नहीं, अपने डिसीजन प्रोसेस पर नियंत्रण जरूरी है। पॉइंट 3, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, जीतने का असली रास्ता। डिसिप्लिन का मतलब है जब प्लान न कहे तो कुछ न करना, भले ही मन बेचैन हो। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर बार वही प्रोसेस दोहराना, चाहे पिछली बार नतीजा जो भी हो। लेखक कहते हैं, हर सफल ट्रेडर की डायरी में सैकड़ों ऐसे ट्रेड होंगे जहां उसने कुछ नहीं किया। हर असफल ट्रेडर की डायरी में सैकड़ों ऐसे ट्रेड होंगे जहां उसने नियम तोड़े। इसलिए एक विनिंग सिस्टम वही होता है जिसे आप बार बार फॉलो कर सकें, बिना थके, बिना घबराए। डिसिप्लिन की कुछ आदतें: हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट, एक जर्नल जहां हर ट्रेड लिखा जाए। हर हफ्ते ट्रेडिंग का रिव्यू, क्यों, क्या और क्या बेहतर हो सकता था। अध्याय 10, फाइनल एक्शन प्लान और निष्कर्ष। जब आप वाइकॉफ नहीं, स्वयं कंपोजिट ऑपरेटर बन जाते हैं। पॉइंट 1, सीख को सिस्टम में बदलना। अब हर ट्रेड सोची समझी रणनीति से होगा। अब तक आपने एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्कीमेटिक्स, प्राइस एक्शन, एंट्री एग्जिट सेटअप्स और रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ सीखा। लेकिन अगर यह सब दिमाग में ही रह गया तो फायदा नहीं होगा। लेखक हमें इस अंतिम अध्याय में एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क देते हैं जिसे आप आज से ही अपने ट्रेडिंग सिस्टम का हिस्सा बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्लान। ए, चार्ट को पढ़ें। सबसे पहले स्ट्रक्चर पहचानें, क्या यह एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन। 2, इवेंट को पकड़ें। स्प्रिंग, अपथ्रस्ट, एसओएस या एसओडब्ल्यू जैसे संकेत खोजें। 3, वॉल्यूम देखें, क्या डिमांड बढ़ रही है या सप्लाई हावी है। 4, एंट्री प्लान करें, कंफर्मेशन मिलते ही एंट्री करें, भावनाओं से नहीं। 5, रिस्क तय करें, एसएल, पोजीशन साइज और आरआर रेशियो पहले से तैयार रखें। 6, ट्रेड जर्नल बनाएं, हर एंट्री और एग्जिट को लॉग करें ताकि सीखने में मदद मिले। 7, हफ्ते में एक दिन रिव्यू करें, अपने ट्रेडिंग डिसीजन और व्यवहार को जांचें। यह सिर्फ एक सिस्टम नहीं, यह आत्म अनुशासन की मशीन है। पॉइंट 2, वाइकॉफ सोच को आदत में बदलना। अब आप भीड़ नहीं, निर्देशक बनते हैं जब आप वाइकॉफ की सोच को अपने ट्रेडिंग माइंडसेट में डालते हैं। तो आपके लिए चार्ट एक भाषाई पैटर्न बन जाता है जिसमें हर कैंडल कुछ बोलती है। अब आप ब्रेकआउट आया तो एंट्री कर लो वाले ट्रेडर नहीं रहेंगे। अब आप समझेंगे कि ब्रेकआउट असली है या झूठा। आप इंतजार करेंगे एक्यूमुलेशन पूरा होने का। आप पहचानेंगे स्मार्ट मनी की हरकत को। आप एंट्री तब करेंगे जब रिस्क सबसे कम और रिवॉर्ड सबसे अधिक होगा, यानी वही करेंगे जो कंपोजिट ऑपरेटर करता है। लेखक कहते हैं, जब आप बाजार में भीड़ की तरह नहीं बल्कि कंपोजिट ऑपरेटर की तरह सोचते हैं, तभी आप उस भीड़ से पैसा निकालना शुरू करते हैं। पॉइंट 3, अब आपकी बारी है एक रणनीतिक, शांत और विजेता ट्रेडर बनने की। अब जब आपने वाइकॉफ मेथड की पूरी समझ ले ली है, अब बारी है एक्शन लेने की। इसलिए अगर आप सच में अपनी ट्रेडिंग को लेवल अप करना चाहते हैं तो आज ही ये 3 चीजें कीजिए। एक खाली चार्ट खोलिए, बिना इंडिकेटर्स, सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम देखिए। पिछली एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन की फेज खोजिए और एंट्री एग्जिट सोचिए। 3, एक ट्रेड जर्नल बनाइए जहां हर ट्रेड का कारण, भावना और रिजल्ट लिखा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नए रहस्य सीखे हों
तो अभी लाइक बटन दबाएं और कमेंट में हमें बताएं कि आपको सबसे दिलचस्प बात क्या लगी। ऐसी ही ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी गहराई से समझाने वाली वीडियो के लिए लेवल अप हैबिट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम कोई नया चैप्टर लेकर आए तो आपको सबसे पहले पता चले। और हाँ, इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग ग्रुप्स और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वे भी चार्ट को पढ़ना सीख सकें और गलतियों से बच सकें। सीखते रहिए, समझते रहिए और स्मार्ट ट्रेडिंग की ओर एक कदम और बढ़ाते रहिए। मिलते हैं अगले बुक समरी में, केवल लेवल अप हैबिट्स पर।